प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो अभी आपके हाफ ईयरली है एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। ये मेरे पास एक सैम्पल पेपर है जो मैं आपको करवा रही हूँ। इसमें से 40 नंबर तक का पेपर आपको आराम से मिल जाएगा और एक पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आएगा और किस तरीके से हमें उसको करना है। तो ये तो नहीं कहूँगी कि पूरा इसी को ही कॉपी कर लेना, लेकिन इसमें से कुछ पार्ट है जो इसमें से ज़रूर आएगा और आपको पेपर को करने का तरीका भी पता चल जाएगा। तो ये पेपर हाफ ईयरली है और 80 नंबर का है। ज़रा हम इसको देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो 2.5 घंटे का इसमें टाइम है। लिखाई पर विशेष ध्यान रखना, मतलब आपको इतना लिख लें, ऐसा लिखें कि टीचर को आपकी समझ में आ जाए। और प्रश्न पत्र के उत्तर है जो क्रमानुसार लिखने का प्रयत्न जरूर करें। क्रमानुसार मतलब सीरियल वाइज, नंबर 1 2 3 ऐसे, जैसे कहीं भी क्वेश्चन है अगर आप कर रहे हो कहीं और भी तो उसका क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिख दें, अगर सीरियल वाइज भी ना कर रहे हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है गद्यांश को ध्यान में पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हमें इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और फिर इसके प्रश्नों के उत्तर है जो हमें देने हैं। तो गद्यांश को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर ये 80 नंबर का पेपर है तो आपको 5-10 मिनट जरूर क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो इसमें क्या है, आप पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको समझें अच्छे से कि ये है किस टॉपिक पर है, क्योंकि ऐसा करने से हमें उसका जो शीर्षक है उसके बारे में पता चल जाता है। तो आगे इसमें हम पढ़ने के बाद इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसको ध्यान से पढ़िए, हमें यहाँ से ही पता चल जाएगा। इसमें देखिए, मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रशस्त करते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो हमारे पास आ गया परिश्रम, लगन और यहाँ पर आत्मविश्वास आ गया, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो परिश्रम, दृढ़ शक्ति और इच्छा, लगन, ये 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को भी पढ़ना है और आंसर को भी ढूंढना है ध्यान से। आगे देखिए, इसमें प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है। तो प्रत्येक समस्या क्या लेकर आती है? सुख परिणाम तो लेकर नहीं आएगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखें कि आपने गद्यांश में इसके बारे में कहाँ पर पढ़ा है। यहाँ देखिए, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। मतलब हमारे जीवन में संघर्ष है जो इसका आंसर आएगा। प्रत्येक समस्या अपने साथ क्या लेकर आती है? संघर्ष। ठीक है, आगे देखिए, समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष है। क्या निष्कर्ष है? क्वेश्चन गद्यांश में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे। समस्त ग्रंथों महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या है हमारे पास, संघर्ष से डरना या विमुख होना अहितकर है। तो सिर्फ पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। इसमें हमने मूल शब्द को छांटना है और इसका प्रत्यय है जो बाहर निकालना है। तो इसमें देखिए, प्रत्यय निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, जो मूल शब्द है पहले आप उसको ध्यान से देखें कि कौन सा बनेगा और फिर उसकी मात्रा का भी ध्यान देखें। अब देखिए, मानवीय शब्द है जो, इसमें बड़ी ई की मात्रा है, ई है, तो सीधी सी बात है 3 ऑप्शन में तो ई की मात्रा दी हुई नहीं है। और जो ये ऑप्शन है हमारा मानव प्लस नीय, तो ये नीय तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि मानव नीय तो है ही नहीं शब्द हमारे पास। तो मानव प्लस ई है, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे 5वां प्रश्न देखिए, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है। ये हमने गद्यांश में देखना है, पता चल जाएगा क्या आवश्यक है भाई। उठिए, दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए। ये 3 ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं, दृढ़ संकल्प, उत्साह, साहस। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। इसी तरीके से हमारा ये जो पद्यांश है उसको भी हमने पढ़ना है। पहले पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके प्रश्न है जो उनका उत्तर हमने देना है। कवि ने किरण के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है? रेशम जैसी है, ठीक है, तो रेशम जैसी, हंसती खिलती नभ से आई एक किरण, तो किरण है जो वो रेशम जैसी बताई है, तो रेशम यहाँ पर हमारा विशेषण है। और किरण फूलों के लिए क्या खुशियाँ लेकर आई है? किरण फूलों के लिए क्या खुशियाँ लेकर आई है? फूल की मीठी मीठी खुशियाँ लाई, मीठी मीठी खुशियाँ इसका आंसर बन जाएगा। ओस की बूंदों ने पत्तों पर क्या किया? यहाँ पर ध्यान से देखें, पड़ी ओस की कुछ बूंदें झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर जो मुस्काई एक किरण।
तो ओस की बूंदों ने पत्तों को लिए क्या किया, उन्हें चमका दिया, उन पर एक दिया सा जला दिया। ये हमने पढ़ लिया है इसमें, उनमें जाकर दिया जलाकर, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे सूरज की विशेषता है, जरा ध्यान से देखिए पद्यांश में कहाँ पर है सूरज के बारे में। लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में। अब सूरज की विशेषता बता दी गई है कि वह लाल लाल थाली जैसा है, ठीक है, क्योंकि गेंद जैसा भी है, लेकिन उसमें कविता में हमारे पास ऐसा ऑप्शन कोई नहीं था कि गोल गोल गेंद है, लाल लाल गेंद है, ये सूरज का पर्यायवाची है। तो इसमें जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। सूरज का पर्यायवाची क्या है, दिन, अनल, अमल, दिनकर। तो दिन और अनल, अमल ये तीनों नहीं है, दिनकर सूरज का पर्यायवाची है। तो हमारे 10 नंबर का ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पर। इस तरीके से हमने इन प्रश्नों को करना है। आगे हमारा व्याकरण का पाठ है, 16 नंबर की व्याकरण है, जरा ध्यान से देख लेते हैं। 16 नंबर की व्याकरण अच्छे से कर लेना, इसमें से 7-8 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे। टाइप इसी तरह से मिलेंगे, क्वेश्चन भले ही चेंज हो जाए लेकिन इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, इसलिए आपकी व्याकरण यहाँ पर रिवाइज हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है, अरे दिमाग में लाएंगे हम। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, सीधी सी बात है। चौथा ऑप्शन है देशवाचक, नहीं होता है संज्ञा का कोई भी प्रकार। नदी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक नहीं है, समूहवाचक नहीं है और भाववाचक भी नहीं है। तो बचा क्या, जातिवाचक। अगर गंगा नदी आ जाए तो गंगा नदी है, मतलब स्पेशल कोई नदी के बारे में बात की गई है तो व्यक्तिवाचक आ जाएगी। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, कवि है जो इसका स्त्रीलिंग बताना है, तो हमारा जो दूसरा पार्ट है, दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, कवित्री है जो इसका स्त्रीलिंग है। मयूरी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है, मयूरी मोरनी को बोलते हैं और मयूर मोर को बोलते हैं, तो इनमें मयूर है, ये देखिए हमारा मयूर शब्द है जो इसका पुल्लिंग रूप है। थोड़ा बहुत का समास विग्रह, ये समास विग्रह बीच में आपको दिखाई दे रहा है कि योजक चिन्ह लगा हुआ है और योजक चिन्ह को हटाने के बाद यहाँ पर एक योजक शब्द का प्रयोग होगा, तो वो हम योजक शब्द देखते हैं, थोड़ा, बहुत, थोड़ा और बहुत। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंदी में वचन के कितने भेद हैं, हिंदी में वचन के 2 ही भेद हैं, एक वचन बहुवचन, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पाप पुण्य में कौन सा समास है, अभी ऊपर बिल्कुल किया है, बिल्कुल सही वैसा ही है, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, तो कौन सा समास हुआ, द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और जहाँ पर अपोजिट शब्द हैं तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आगे देखिए, 9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सजाना नहीं होगा, चुगली करना नहीं होगा, एकमात्र सहारा नहीं है, तो 9 2 11 हो जाना क्या हुआ, भाग जाना, चोर को देखते पुलिस को देखते ही चोर है जो 9 2 11 हो गया। मोहन अपने माता पिता की आंखों का खाली स्थान है, अब आंखों का सूरज तो है नहीं है, आंखों का ग्रह भी नहीं है, आंखों का अंतरिक्ष भी नहीं है, तो आंखों का तारा है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, हमने इसमें ना शुद्ध शब्द देखना है जिसका बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है, तो हमारा जो पहला है वो भी गलत है, दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये भी हमने शुद्ध शब्द को ढूंढना है, तो कुर्म गलत है, उद्योग भी, और अधीन है जो वो बिल्कुल शुद्ध है। अनुकूल नहीं होता, अनुकूल होता है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। कपड़ा का पर्यायवाची बताना है, कपड़ा, अब कपड़ा का वस्त्र भी होता है पर्यायवाची, लेकिन चलन, गगन, जंगल ये तीनों नहीं होते, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, क्वेश्चन मार्क करके देखना है, विद्यार्थी कैसा है, चतुर, तो जो आंसर में आ गया वो विशेषण है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, दयालु का विलोम शब्द क्या है, दयालु होता है दया करने वाला, ठीक है। हे भगवान, नीरस का विलोम, दयालु का विलोम हो गया निर्दयी, और जो कोमल है उसका होता है कठोर। आगे देखिए, नीरस का विलोम शब्द क्या है, नीरस जिसमें रस ना हो, तो नीरस का विलोम हो गया भाई सरस, ठीक है, जो रस के साथ हो। शुद्ध शब्द छांटने हैं इसमें से, राजाभिषेक, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक और राज्याभिषेक, तीनों ही गलत हैं, एक सेकंड वाला हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखिए यहाँ पर,
निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारी कविता है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में से है, इसीलिए ये पठित हमारा काव्यांश होगा। तो इसको पढ़कर फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आगे देखिए, इसको पढ़ना है और इसके प्रश्न के उत्तर देने हैं। कवित्री के अनुसार यह समय कैसा है? तो यह समय कठिन नहीं है। इस कविता के रचयिता कौन है? कविता के जो कवित्री है उनका नाम क्या है? जया जादवानी। और तिनका कहाँ है? तिनका कहाँ है? कविता में हमने पढ़ा है चोंच में तिनका। चोंच किसकी है? चिड़िया की। तो चिड़िया की चोंच में तिनका है। सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? सदियों से कहानी है जो नानी दादी सुनाती आ रही हैं। रेलवे स्टेशन पर क्या है? रेलवे स्टेशन पर भीड़ है, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, हमने साफ साफ इसमें पढ़ा हुआ है। तो स्टेशन पर अभी भीड़ है। आगे देखिए, ये हमारा जो पठित काव्या वो है गद्यांश है, उसमें से 5 नंबर का यह प्रश्न है। ये हमारा जो वो है क्या निराश हुआ जाए उस पाठ में से है ये, जब वो ड्राइवर को मारने की कोशिश करते हैं सारे कि इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि हम यहाँ पर लुटेरे ले आए और सबको धन दौलत है जो लूट कर ले जाएं। उस पहरे में हमने ये पढ़ा था। तो आगे देखिए, लोग ड्राइवर के साथ क्यों मारपीट कर रहे थे? तो इसमें हमने पढ़ा था ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया गया। तो इसमें क्यों मारपीट कर रहे थे? क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि इसने जानबूझकर बस को यहाँ पर रोका है। बस का कंडक्टर कहाँ गया था? बस का कंडक्टर एक नई बस लेने गया था। किसकी हालत बुरी हो रही थी? बच्चों की हालत थी जो वो बहुत बुरी हो रही थी कि बच्चे वहाँ पर रो रहे थे भूख से और प्यास के कारण। ठीक है, आगे देखिए, यात्रियों ने ड्राइवर के साथ क्या किया? यात्रियों ने ड्राइवर को मारने पीटने की कोशिश की थी। आगे देखिए, ये हमारे वसंत में से कुछ प्रश्न हैं जो 5 प्रश्न हमने करने हैं, 2-2 नंबर के हैं। तो 6 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, आपको इनमें से कोई भी 5 करने हैं। तो वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? ये हमने पढ़ा हुआ है। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तुओं की अदला बदली है। जरूरत की वस्तु के बदले जरूरत की वस्तु को लेना और देना ही वस्तु विनिमय है। और आजकल इसकी प्रचलित पद्धति है वो पैसा है, रुपए हैं। ठीक है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह उड़ करके अपना घोंसला है वो बनाना चाहती है। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। ये भगवान के डाकिए जो कविता है उसमें से प्रश्न है, क्योंकि पक्षी और बादल हैं जो सद्भावना का संदेश देते हैं और इनके लिए सभी एक समान हैं और ये ऊंच नीच भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इसीलिए उनको भगवान के डाकिए कहा है। और भगवान के द्वारा भेजा गया जो संदेश है वो प्रकृति को, लोगों को ये देने का कार्य करते हैं। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? ये हमने पढ़ा था कि मशीनों के आने के कारण जो बेरोजगारी थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि जहाँ पर 10 व्यक्ति काम करते थे वहाँ पर एक मशीन है जो अब वो काम कर सकती थी, इसलिए 10 व्यक्ति है जो उनका रोजगार छिन गया। और बदलू का क्या हुआ? बदलू का भी बेरोजगार हो गया था। अब उसके जो चूड़ियाँ थी बनाई हुई लाख की वो कोई नहीं पहनता था, क्योंकि सभी कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे थे, जिससे बदलू है कमज़ोर हो गया था, काम धंधा ठप हो गया था और वह बीमार भी रहने लगा था। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? ये दीवानों की हस्ती का पहला ही प्रश्न है। कवि ने आने को उल्लास इसीलिए कहा है क्योंकि जब कवि आता है तो लोगों के मन में खुशियाँ छा जाती हैं, और जब कवि उनके पास से वापस जाना चाहते हैं तो लोगों के अंदर जो उनसे बिछुड़ने का दर्द है वो आंसू बनकर बहने लग जाता है। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? ये हमने उसमें पढ़ा था बस की यात्रा में, क्योंकि जो बस थी उसकी हालत बड़ी ख़राब थी और जब भी कोई पेड़ सामने दिखाई देता था तो लेखक को ऐसा लगता था कि यह बस है जो कभी उस पेड़ से ना टकरा जाए, इसलिए वो पेड़ों को दुश्मन समझ रहा था। ये हमारे प्रश्न हो गए पाठों में से जो हमारे पाठ हैं। अब कुछ हमारे 2-4 प्रश्न हैं वो कविता में से हैं यहाँ पर
किन्हीं 3 के उत्तर हमने यहाँ पर देने हैं। हमारे जीवन में डाकिया की क्या भूमिका है? आपने इसमें कम से कम 7-8 लाइनें ज़रूर लिखनी है। डाकिया की क्या भूमिका है? डाकिया हमारे लिए पत्र लेकर आता है। डाकिया दूर दूर तक, जहाँ पर फ़ोन या मोबाइल उपलब्ध नहीं है, वहाँ तक भी संदेश देकर जाता है। डाकिए के माध्यम से ही मनी ऑर्डर आते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों के घर के चूल्हे हैं जो वो जलते हैं, और जो हमारे फौजी लोग हैं या फौजी भाई हैं, उन तक भी डाकिए के माध्यम से ही चिट्ठी पत्री पहुंचती है और उनको अपने घर वालों के बारे में पता चलता है। इस तरीके से हमने इस प्रश्न का उत्तर देना है। आगे देखिए, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? ये हमने पढ़ा था नहीं, क्या निराश हुआ जाए, कि हम लोगों के ना जो दोष है, अवगुण है, उनका पर्दाफाश करते हैं। तो यह पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बुरा कब बन जाएगा? जब लोग उसमें आनंद लेना शुरू कर देते हैं, लोगों को आनंद आता है, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है दूसरे के अवगुणों को देख करके, ये तब बुरा रूप ले सकता है। इसलिए किसी की बुराई में आनंद नहीं लेना चाहिए। आप जब भी स्कूल से घर जाते हैं तो कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है, तो आप प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं? ये प्रश्न हमने सारे किए हुए हैं, तो अपने विचार लिखने हैं। इसमें आप अपने विचार लिखेंगे कि कौन आपकी प्रतीक्षा करता है और आपके मन में उनके प्रति क्या भाव है। ठीक है, तो ये आपने इस प्रश्न में उत्तर लिखना है। आगे देखिए बच्चे, इसमें भारत की खोज के प्रश्न उत्तर हैं। कम से कम हमने इसमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नेहरू जी ने कलम उठाने के लिए क्यों विवश होना पड़ा? क्योंकि जब वो बागवानी करते थे तो उनको दूर तक बागवानी नहीं करने दी जा रही थी, और दूसरा कारण ये था कि वहाँ पर ज़मीन थी जो पथरीली थी, इसलिए उन्होंने कुदाल को छोड़कर कलम उठा ली और भारत के अतीत के बारे में लिखना शुरू कर दिया। नेहरू जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता को आश्चर्यजनक क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता है जो इतने हजारों सालों से इतनी पनपी हुई थी, मतलब इतनी सभ्य थी, हर प्रकार से वहाँ पर घरों के तरीके बनाने का और हर तरह से वह विकसित थी, इसीलिए उसको आश्चर्यजनक कहा है। हिमालय के हृदय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं भाई? सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सारी नदियाँ हैं जो हिमालय के हृदय से निकलती हैं। ये हमने हिमालय की बेटियां हैं जो 7वीं कक्षा में चैप्टर, उसमें भी पढ़ा हुआ है प्रश्न। ये इसमें से आपको 5 प्रश्न करने हैं 2-2 नंबर के। ठीक है, आगे देखिए, इसमें जो हमारा ये है अनुच्छेद है, जीवन में योग का महत्व, वर्षा ऋतु, मेरा प्रिय त्यौहार। इसमें आपने अपनी पसंद से जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसके बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी 15 अगस्त गया है तो 15 अगस्त के बारे में भी आ सकता है, और G20 चल रहा है उसके बारे में भी आ सकता है। तो कुछ थोड़ा सा नया सोचें, क्योंकि अनुच्छेद है जो किसी नए टॉपिक पर भी आ सकता है। अनुशासन है, विद्यार्थी जीवन है, ये सारे टॉपिक हैं जो इनके बारे में ज़रूर पढ़ें। आगे देखिए बच्चे, परीक्षा में प्रथम आने पर मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखे। ये अनौपचारिक पत्र है जो हमें बिल्कुल आसान तरीके से बताया हुआ है। इसका फॉर्मेट मैंने कि इसमें कुछ भी नहीं लिखना, बस अपना परीक्षा भवन का ख ग प्रिय मित्र आप लिख करके पत्र को शुरू कर देना है। तो एक बार इसका फॉर्मेट मैं बता दूंगी लिख करके, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। और दूसरा है बच्चे, इसमें अनौपचारिक के अलावा औपचारिक पत्र है। प्राचार्य जी को फीस माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। ये बहुत अच्छी तरीके से करवाए हुए हैं। जो इसका प्रारूप है, फॉर्मेट है, वो भी बहुत अच्छे से तरीके से करवाया हुआ। एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। इसी से संबंधित कोई दूसरा पत्र भी आ सकता है, जुर्माना माफ़ी के लिए, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, और चाचा जी को धन्यवाद, जो जन्मदिन पर वो मिला था, उपहार मिला था, उसके लिए धन्यवाद पत्र। इस तरीके से कोई भी आ सकता है। तो आप औपचारिक अनौपचारिक दोनों अच्छे से कर लें, क्योंकि पत्र को देखने के बाद ही पता चलता है आपको कौन सा अच्छे तरीके से आता है। आगे 11वां प्रश्न है बच्चे, सब्जी वाले और ग्राहक के बीच हुए बातचीत को संवाद रूप में लिखिए। अब ये हमने संवाद लिखना है 2 व्यक्तियों के बीच में, सब्जी वाला और ग्राहक है। कम से कम 5 नंबर में है, तो 5-6 लाइनें सब्जी वाले की और 5-6 लाइनें ग्राहक की हों तो बड़ा अच्छा बन जाता है संवाद। और आगे स्वच्छता के संबंध में 2 विद्यार्थियों के मध्य संवाद लिखिए। साफ सफाई के विषय में स्कूल का टॉपिक भी ले सकते हो, घर के आसपास का भी टॉपिक ले सकते हो। तो इस तरीके से आपने संवाद को लिखना है। तो ये हमारा पूरा पेपर हो गया 80 नंबर का। किसी को कहीं पर कोई डाउट हो तो एक बार मुझे
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये मैडम दोबारा बता दीजिए, ये समझ में नहीं आया। तो एक बार इसको ज़रूर समझ लेना अच्छे तरीके से। इसमें से आपको 50% आराम से मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली में भी। तो ज़रा क्वेश्चन पेपर को ध्यान से करना है। ओके बच्चे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।